हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई धमाकेदार क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो ऑब्जेक्टिव क्लास है। इसमें हम प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों के आए हुए बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बोर्ड के कई कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और अधिकतर बोर्ड की परीक्षा में जो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है वो बहुत रिपीट होता है। तो आज हम कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हें ही करेंगे। और एक खास बात, इस क्लास की एक खास बात है कि हम इस क्लास में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और साथ में फिर इसी तरीके से हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पहली क्लास में मतलब पहले चैप्टर के जितने भी हो पाएंगे उन्हें करेंगे, जो कुछ बच जाएंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जितने बच्चे इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से इन नोट भी कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, तो वो बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का बच्चा, वो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य, समतुल्य बोलते हैं बराबर, परिमेय संख्या होंगी। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो। किसी परिमेय, परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर के समतुल्य, समतुल्य का अर्थ होता है बराबर, इक्वल परिमेय संख्या होंगी, यानी किसी रेशनल नंबर, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य यानी बराबर और कितनी संख्या हो सकती है। ऑप्शन है, क्या एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन या अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट, अनंत। तो देखो एग्जांपल से समझेंगे हम इन सब चीजों को। एक परिमेय संख्या हमने यानी एक रेशनल नंबर लिया 2/3, ये 2/3, क्या बस ये रेशनल नंबर एक ही होता है, इसके इक्वल कोई और हो ही नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो एक तो ये भी आगा, इसी की तो इक्वल आया है। अब की बार में दोनों जगह 3 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, देखो ये भी तो इसी के इक्वल है। इस बार यहाँ 4 रखूंगा और यहाँ भी 4 रखूंगा, जितना जो डिजिट ऊपर रखेंगे वही नीचे रखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर किसी और संख्या से गुना करिए नीचे किसी और से, ऐसा नहीं करना। जो दोनों जगह यानी अंश में भी और हर में, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर से एक ही संख्या से गुना करनी है। तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, तो ये भी तो इक्वल है, ये सभी इक्वल है। तो इसी प्रकार हम यहाँ कितनी भी संख्या रखते चले जाओ, 5 रख दो, 6 7 8, इस प्रकार इनफाइनाइट तक, तो कितनी जो समतुल्य संख्या मिल सकती है, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा इनफाइनाइट, अपरिभाषित यानी अनंत है। अपरिभाषित का मतलब अनंत है, गिनती नहीं की जा सकती जिसकी, तो इसका आंसर आएगा अपरिभाषित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य ना हो, शून्य ना होनी चाहिए कोई भी, जैसे 4/3 इस तरीके से। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। जो एक परिमेय संख्या होती है ना और एक अपरिमेय संख्या, यदि उसका गुणनफल करेंगे तब भी जो निकल के आता है वो एक अपरिमेय संख्या ही निकल के आता है। यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो इरेशनल नंबर ही मिलता है। चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो तो एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ उसने डिवाइड की बात करी है, उसने कहा ना कि परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, भागफल यानी जो उनका डिवाइड है, जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आएगा एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा अपरिमेय संख्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, तो अपरिमेय संख्या कौन सा है, ये वाला। तो हमारा आंसर है 4, अपरिमेय संख्या, ये आंसर है हमारा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आए हुए कई कई बार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी
एक ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। दी गई अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। एक ये क्वेश्चन है, लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे आप। ऑप्शन दिया हुआ है 0, एक दूसरा ऑप्शन है 1, एक तीसरा ऑप्शन है 2 और एक चौथा ऑप्शन है 4। ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसने। हाँ, ये ऑप्शन है। तो देखो, जिन बच्चों को पता है कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वो आराम से लगा देगा इसका। अभाज्य प्राइम नंबर किसे कहते हैं समझ लेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे। अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 और एक खुद स्वयं, यानी वो या तो एक तो 1 से कटेगा, एक खुद से कटता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बड़ी सा मैं पहले बड़ा सा एग्जाम्पल उठा के बताता हूं। जैसे 23 ले लिया। अब 23 देखो, एक से कटेगा या खुद उसके बाद 23 से ही कटेगा। बीच में कितनी ही संख्या आ रही हो पर किसी से नहीं कटेगा, या तो 1 से ही कटेगा या 23 से ही कटेगा। उसके बाद मतलब उनके बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये इस प्रकार की संख्या बोली जाती है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर बोला जाता है। जो ये सबसे शुरुआत की जो होती है, इसमें पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से चलती है अनंत तक, इनफाइनाइट। ये नहीं खत्म होगी, आगे तक चली जाएगी। तो स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 से। 1 से नहीं, 2 से। क्योंकि 2 के जो क्यों है 2 से स्टार्ट? क्योंकि इसके फैक्टर 2 है, एक तो 1 है, खुद 2 है, यानी 2 है खुद। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बहुत से बच्चे इसमें 1 टिक कर लेते हैं, मतलब 1 पे जो टिक कर देते हैं, तो इस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो देखते हैं अपना ऑप्शन पर। तो 0 नहीं है, 1 नहीं है, तो 2 ये रहा हमारा ऑप्शन। तो ये आंसर 2 सही है। तो इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या दी हुई है 156 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दिए हुए। पहला 2 × 3 × 13। दूसरा ऑप्शन है 2² 3 × 13। तीसरा ऑप्शन है 2² 3 × 11। और चौथा ऑप्शन है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया हुआ है 2 × 3² ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। इन चारों में हमारा आंसर है। पहले सवाल को फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। संख्या 156 यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तभी आप उसका आंसर यानी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसका आंसर तभी टिक कर पाओगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो।
तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है मैथ में, वो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। मैथ में क्या, सभी सब्जेक्टों का यही काम है। तो जो 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि उनसे छोटे और टुकड़े मिल ही नहीं सकते, वे लास्ट है, वे मिनिमम है, उससे छोटे फिर फैक्टर हो ही नहीं सकते। उन्हें बोला जाता है कि वे अभाज्य गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड की परीक्षा में हो, उन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करें, ज्यादा अच्छा होता है। पर सभी क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते, जो होते हैं उन्हें कर लेंगे, ये सबसे अच्छा विकल्प होता है। जैसे 156, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 156 किसमें की मल्टीप्लाई करके बैठता है। 2 तिया 6 और 6 की 13 में गुना करेंगे, 13 6 78 आता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये वाला नहीं है पहला। उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। 2 दूनी मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 तिया 12 और 12 की 13 में गुना करेंगे। 12 की जब 13 में गुना करेंगे, 12 तिया 36 और 12 का 12 3 15 156। तो ये ही हमारा आंसर है। आगे मत बढ़ो, जब यहाँ हमारा ऑप्शन मिल गया, हमारा आंसर आ गया, तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर है दूसरा, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को नोट करते रहो। अपनी किसी भी एक कॉपी बना लो, उसमें नोट कर लो। ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पिछली कई परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षा में कई बार रिपीट हो के आ रहे हैं। एक ऐसा नहीं कि एक बार आया, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोट करते रहो और इनका अच्छे से रिवीजन कर लेना। इनसे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हीं बस ये है, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, संख्या बदल सकता है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल ये कि ये रखे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 144 के संख्या क्वेश्चन नंबर 5 या 4, ठीक है। संख्या 144 के अभाज्य संख्या जो है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का, गुणनखंडों की घातों का योग ये बताना है। क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे। संख्या 144, ये संख्या दी हुई है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, वही दोबारा से गुणनखंड वही है, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर है। संख्या अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का, घात यानी पावर का योग यानी सम। तो जो घात है उनका योग बताना है, कितना आएगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं उसने, ऑप्शन है 3 4 5, 3 4 5 और चौथा ऑप्शन है और एक दिया है 6। ये 3 4 ऑप्शन दिए उसने, 144 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले 144 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तभी ये सवाल हो पाएगा। अब हम गुणनखंड कैसे करें, वही तरीका हमारा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36 18 9 3 और 1। तो 144 के जो 144 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं
2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 ये आया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 जो है 4 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, 2 की पावर 4 गुना 3 जो लिखा है 2 बार लिखा हुआ है, तो 3 की घात 2। अब उसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, घात जो है ना पावर, उनका सम बताना, योग बताना, घातों का योग। तो घात जो है इनकी पावर 4 है, इसकी 2 है, इन दोनों का सम 4 और 2 का सम ये तो 6। तो आंसर हमारा 6, ये हमारा आंसर है इसका 6। इस प्रकार से हम सवाल को करेंगे। कुछ बच्चे जो ये मैं उन्हें बच्चों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जो बच्चे ये तुक्के मारते हैं, तुक्के कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ऐसा ना करो। मैथ में तो बिल्कुल ना करो, बिल्कुल। एक दो तुक्का सही हो सकता है, ये नहीं कि 20 के 20 ही, या 20 ऑब्जेक्टिव आए तो 20 के 20 ही सारे सही होते हैं, एक दो सही हो सकता है। तो इसलिए गणित के जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उन्हें सोल्व ही करके तभी टिक करो। ऐसा मत करो कि जय माता दी जय माता दी, ऐसा बिल्कुल मत करे, क्या करो, बिल्कुल भी मत करो। जैसे जिस प्रकार से अभी मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही सोल्व करा करो। ये काम रफ में करा करो, वहाँ दिखाना नहीं होता कि तुम्हें दिखाना है ये सारी चीज़ डिटेल में, वहाँ कुछ नहीं दिखाना, रफ में करके। और बस वहाँ तो बस हमें आंसर सही चाहिए, उन्हें जो हमारा ऑप्शन है वो सही चाहिए। उसमें भी एक्सप्लेन ना मांगते कि कैसे करके दिखाया, ये नहीं चाहिए उन्हें। वे केवल तुम्हारा आंसर सही देखेंगे। चाहे ये भी सही है कि चाहे तुक्का मार के आया सही, तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। पर वही बात है, तुक्का सारे सही नहीं होते हैं, कुछ हो सकता है बाकी नहीं। तो सोल्व ही करेंगे, सॉल्यूशन इसका यही है कि हल ही करेंगे सवाल को, तब ही टिक करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहां समझा रहा हूं, नोट करा रहा हूं। कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कौन सा जो है, क्वेश्चन नंबर 6 से शायद, कौन सा सहभाज्य कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। जब सुन 18 25, दूसरा ऑप्शन है 5 और 15, तीसरा ऑप्शन है 7 21, 7 और 21, और चौथा ऑप्शन दिया है, फोर्थ ऑप्शन जो है 31 93, 31 और 93। अब चलते हैं सवाल की तरफ, समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कौन सा पेयर, ये जोड़ा, युग्म की बात कर रहा है, पेयर कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी इनमें से, इन जोड़ों में से, पेयर में से, पेयर बोला जाता है युग्म को। सहभाज्य को इंग्लिश में बोला जाता है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम। अब सबसे पहले इसी की बात करेंगे, कोप्राइम नंबर होते क्या है। सबसे पहले ये कि सहभाज्य यानी कोप्राइम नंबर होते क्या है। कोप्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 आता है। ऐसे जोड़े यानी ऐसे पेयर जिनका HCF 1 होता है उसे बोला जाता है सहभाज्य युग्म, या सहभाज्य जो है जोड़ा बोला जाता है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 आ रहा। 18 25, 18 और 25, देखो ध्यान दो, इसका 18 को लिख सकते हैं 3 6 18, और इसको लिखेंगे 5 5 25। अब यहाँ कोई कॉमन थोड़ी है, यदि HCF निकालोगे तो एक ही आएगा, बाकी का देखो इसका 5 आ रहा है, इसका निकालेंगे इसका 7 आएगा, इसका निकालेंगे तो इसका आएगा 31, तो बाकी में एक नहीं आ रहा है HCF, सभी इसमें 5 आया, इसका 7 आया, इसका 31, तो हमारा आंसर पहला है, इसका HCF 1 आया, तो हमारा जो आंसर है वो पहला है। इस तरीके से करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो धनात्मक यानी पॉजिटिव किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए देखो क्वेश्चन ये है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं जो समझाता हूं। ए इक्वल मैथ है, ये मैथ लिखा हुआ है यानी HCF, इंग्लिश में लिख लेता हूँ HCF गुना बी। दूसरा ऑप्शन है ए मल्टीप्लाई बी एलसीएम, बस ये लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उसने, तीसरा ऑप्शन है बी इक्वल HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। और चौथा ऑप्शन जो दिया है, फोर्थ ऑप्शन, वो दिया है ए मल्टीप्लाई बी HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ये चार ऑप्शन दिए। सवाल को समझेंगे दोबारा से। सवाल में ये कहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक है ए और बी के लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। अब ध्यान दो, ये हमने HCF एलसीएम में सीखा हुआ है, चैप्टर में करा हुआ है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका जो प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू एलसीएम होता है। तो ए मतलब दो संख्या जो होती है, फिलहाल यहाँ ए और बी बोल रखे तो मैं ए और बी ही लिखूंगा। ए और बी दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, ये होता है। यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे समझ लो। कुछ बच्चे ए और बी से ना समझ, जो ए और बी से ना समझ सकते वो ऐसे समझ लो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुना ले से, ऐसे समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है HCF और एलसीएम वाले चैप्टर में कराया है। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा ए गुना बी HCF, तो ऑप्शन हमारा 4 है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जैसे ये। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, जो हमारा आंसर है वो है 4, ये वाला हमारा जो हमारा आंसर है ए गुना बी HCF गुना एलसीएम। तो ये इस तरीके से करना है, केवल फॉर्मूला ही दिया हुआ है, बस फॉर्मूला ही दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो और आराम से हो जाएगा इस सवाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन तो सारी अच्छे है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर कुछ इसमें जो ज्यादा अच्छे थे मतलब उनमें से एक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर विभाजित मतलब भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल
शेषफल क्रम से, जो शेषफल है वो क्रम से 8 और 5 प्राप्त होता है। 8 और 5 प्राप्त होता है। 8 और 5 प्राप्त होता है। तो देखो ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन है 15, 13, 17। 15, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है, वो जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है 14। सवाल को समझेंगे अब। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर, विभाजित यानी भाग देने पर, विभाजित मतलब भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर जो आएगा, जो बचेगा रिमाइंडर, वो 8 और 5 प्राप्त होता है। ऐसी संख्या, वो कौन सी ऐसी संख्या है, वो संख्या बतानी है। इसमें आंसर क्वेश्चन यही पूछा गया कि कौन सी ऐसी संख्या जिसे 125 और 70 दो, मतलब 125 और 70 को भाग दिया जावे तो शेषफल 8 और 5 ये बचने चाहिए। तो देखो इसे करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों से समझाऊंगा। पहला तो जो हमारा जो पहला मेथड है उसे देखेंगे। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, देखो इसका तरीका क्या है वो सीखेंगे। पहला तरीका जो है, जब इस प्रकार का सवाल होता है सेम टू सेम इस तरीके का सवाल, उसे कैसे करते हैं, जो जिन संख्या को भाग दिया जा रहा है ना, 125 को भाग दिया जा रहा और 170 को भाग दिया जा रहा, तो पहले 125 में से जो इसका शेषफल है इसे घटा लो। 125 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 117। ध्यान देंगे एक बार, तो इस वाले में से इसके शेषफल को घटा लेंगे, और 70 जो दूसरी संख्या को भाग दिया जा रहा उसे भाग देने पर क्या शेष बच रहा, 5, इसमें से इसे घटा लो। 70 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 65। अब ये ध्यान देंगे कि इन दोनों का जो HCF आएगा, इन दोनों का HCF निकाल लो बस, HCF। तो HCF आएगा इनका 13 निम्मा 117 और 13 पंजे 65, तो आंसर 13, ये आंसर। एक तो तरीका ये है, फिर दोनों का HCF निकाल लो, बस यही आंसर होता है। तो एक तो मेथड ये है इसका। एक दूसरा मेथड है ऑप्शन। ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन उठाएंगे, जैसा 15 को उठाओ और डिवाइड करना शुरू कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान देते रहिए कि यही बच रहे हैं, जो बोल रहा है वही बच रहे हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल वही बच रहे हैं। यदि बच जाए तो वही आंसर, एक ही होएगा। ऐसा देखो जो 15 से 125 को भाग देंगे, 15 × 120, 5 बचेगा, तो ये नहीं है ऑप्शन हमारा, ये नहीं है। अब 13 से चलते हैं। 13 निम्मा 117 और 125 में 17 जाएंगे 8, हाँ ये हो सकता है। अब 70 को और भाग दे दो इसी संख्या से, 13 पंजे 65 और 5 ही तो कहीं, हाँ 5 ही बच रहा, तो आंसर ये। तो दूसरा मेथड है, ये जो सेकंड मेथड है वो है ऑप्शन। तो ऑप्शन से कर सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। और जो बच्चे इन क्वेश्चनों को जो मैं करा रहा हूं उन्हें नोट करेंगे, और जो बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, इन्हें अलग कॉपी बना लो, उसमें अच्छे से नोट कर लो उसे, और कई बार रिवाइज करो। मैं फिर बता रहा हूं कि संख्या ही चेंज हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। मेथड यही रहते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड वाला बच्चा हो चाहे सीबीएसई वाला बोर्ड बच्चा हो, दोनों को इसी तरीके से करने हैं। बस वहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में रखा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बताता रहा हूँ, जिससे सीबीएसई वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन जो है अभी खत्म नहीं हुए, अभी अगली वीडियो में डालूंगा, अगली नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है। मैं उसको अच्छे से सिलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे से जहाँ से भी मिल रहे उन्हें नोट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मतलब यहाँ नोट करा रहा हूँ। तो मैं तुमसे यही कहूँगा बच्चों कि इन्हें किसी न किसी कॉपी में नोट कर लो और अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेना बढ़िया करके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। और मैं फिर बता दूं कि मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और कोशिश यही रखेंगे कि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूटे। और फिर भी अगर कोई इधर उधर आपको लगता हो तो कमेंट करके बता दिया करो। आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।